हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और हम लोगों ने कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए होमवर्क दिया था, आई होप आपको याद होगा। तो आज हम उस होमवर्क मतलब उस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो वो इन्फानाइट तक जाएंगी। दूसरी बात, वो हमेशा स्मूथ कर्व की फॉर्म में होती है। तीसरी बात, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। और चौथी बात, वो चार्ज से परपेंडिकुलर निकलती है। ये सारी बातों का ध्यान देना है आपको बेटा। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी ऐसे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ निकलेगी, आप सोचो अगर ये आगे बढ़ाई जाएंगी तो इंटरसेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर देंगी और इस तरीके से स्मूथ कर्व की फॉर्म में बेंड हो जाएंगी। स्मूथ कर्व की फॉर्म में बेंड हो जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हैं। परपेंडिकुलर निकलेगी और स्मूथ कर्व की फॉर्म में बेंड हो जाएंगी, है ना। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं। और इन दोनों के बीच में सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। कई बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की थी कि ऐसे गई और यहीं रोक दिया। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रुकेगी थोड़ी। जब तक उसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रुकेगी नहीं, ये बात आप समझ लें। अब यहाँ पे इसका मतलब है कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया होगा, तो इस पूरी बीच वाली लाइन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं और इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे। आई होप बहुत ही ईजी टॉपिक, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही बनाया, कुछ का गलत था, अब वो बच्चे ये सही कर लेंगे। ठीक है बेटा, एरोज बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक क्या है? आज का नया टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो टॉपिक हम लोग ये जो हमारा पार्ट है बेटा वो 9th है। वी होप सो कि नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो। तो और आपको शायद पता हो कि हमें इस चैप्टर में गॉस लॉ नाम का एक लॉ पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स में से एक है। हालांकि शायद गॉस लॉ तो हम आज ही पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो बेटा, आज से पहले एरिया एक स्केलर क्वांटिटी हुआ करता था, लेकिन इस चैप्टर में या इस चैप्टर के आगे हमें एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखने की नीड होगी। मैंने 11th में भी ये बात बोली थी कि स्केलर और वेक्टर आर एक्चुअली में कभी कभार देर आर सम यूनिट्स जो कि हमारे ऊपर हैं कि हम उन्हें स्केलर फॉर्म में लिखें या वेक्टर फॉर्म में, एरिया उनमें से एक है। आज तक यानी कि जब से हमने पढ़ाई की और 12th तक हमें आज तक एरिया की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, इसलिए हम एरिया को स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, एरिया को स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में और फिजिक्स के आने वाले आगे बहुत सारे चैप्टर्स में हमें एरिया की डायरेक्शन की नीड होगी। दैट इज़ वाई वी विल कंसिडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया इटसेल्फ। अब अगर एरिया वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी एज्यूम करनी होगी, बिकॉज एक्चुअली तो एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन हमें इस चैप्टर में एरिया को वेक्टर बनाना है तो हमें उसकी एक डायरेक्शन को एज्यूम करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि पहली बात, एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया से परपेंडिकुलरली निकलेगा। जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल उठता है कि परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, परपेंडिकुलर बाहर, परपेंडिकुलर अंदर। तो यहाँ पे देखना है, फॉर क्लोज्ड बॉडीज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स।
ज़रा गौर फरमाइएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। लेट अस सपोज आपके पास कोई स्क्वायर ऐसे करता, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, कोई क्यूबॉइड है ये, ठीक है जी। अब इसके ऊपर वाले फेस को इमेजिन करो, इस वाले फेस को, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की छत समझ लो। तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर दो हो सकते थे, एक परपेंडिकुलरली बाहर और एक परपेंडिकुलरली अंदर। आपकी छत से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ या परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ एरिया वेक्टर, पहले पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि पहले पॉइंट ने बोला एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया इटसेल्फ। अब परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर तो अंदर भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट ने क्लियर कर दिया कि फॉर क्लोज्ड बॉडीज, अगर बॉडी क्लोज है तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, मतलब बॉडी अगर क्लोज है तो बाहर की तरफ ही होगा। ऐसे एक क्यूबॉइड है तो ये बाहर होगा ना, ये अंदर होगा, तो ये वाला एरिया वेक्टर नहीं हो सकता, जो बाहर वाला है वो होगा। इस सरफेस के लिए ये बाहर वाला, इस सरफेस के लिए नीचे वाला, इस सरफेस के लिए बाहर वाला। आई होप आप समझ रहे हैं। फॉर अ क्लोज्ड बॉडी एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक फुटबॉल है या एक बॉल है, तो उसके लिए यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर बनाऊंगा अगर, तो वो ये बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ। यहाँ पे जो भी एरिया वेक्टर्स बनेंगे वो ऐसे बाहर की तरफ बनेंगे। बात समझ में आई बेटा। तो एरिया वेक्टर की दो बातें हमने पढ़ी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होगा, और सेकेंड ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा फॉर क्लोज्ड बॉडी। अगर कोई बॉडी ओपन है, जैसे कि मान लो बेटा कोई शीट है, ये शीट है, फॉर क्लोज्ड बॉडीज फॉर ओपन बॉडीज, अगर कोई बॉडी ओपन है, एरिया वेक्टर इज इन डायरेक्शन वेयर इट मेक्स स्मॉलर एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज पहले समझें, ये एक शीट है। अब इसमें ये तो शीट है, इसमें आउट क्या और इन क्या। बेटा एक पेपर की शीट में बाहर क्या है और अंदर क्या है तो कुछ नहीं पता ना, दोनों ही बाहर है। तो इस शीट में ये भी एक एरिया वेक्टर हो सकता है परपेंडिकुलरली, और इस तरफ भी एक एरिया वेक्टर हो सकता है परपेंडिकुलरली। ये शीट है, इसमें एक एरिया वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, एक एरिया वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, एक एरिया वेक्टर यहाँ हो सकता है, एक एरिया वेक्टर यहाँ हो सकता है। बोलो हो सकता है? समझ रहे हो ना यार। मान लो ये शीट है, दोबारा समझो, तो ये क्लोज नहीं है। अगर ये एक क्यूबॉइड होता तो ये यहाँ से क्लोज हो जाता, लेकिन ये शीट है, ये क्लोज तो है नहीं। तो उसमें एक डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो कौन सी ले? एक ही एरिया दो डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता। तो फिर उस वक्त आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है उसके आसपास, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहाँ से ये एरिया वेक्टर छोटा एंगल बना रहा है, वो डायरेक्शन आपको एरिया वेक्टर के लेनी है। लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मान लो, है ना। तो हमारे पास दो एरिया वेक्टर हैं फिलहाल, जो कि एक ही लेना है हमें, लेकिन अभी फिलहाल दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक है एरिया वेक्टर A1 और एक है एरिया वेक्टर A2। तो A1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है ये वाला, और A2 के साथ बना रही है ये वाला। तो कौन सा एंगल लेंगे? जो छोटा एंगल होगा। तो कौन सा एरिया वेक्टर लेंगे? A1 वाला एरिया वेक्टर लेंगे। कौन सा वाला एरिया वेक्टर लेंगे? A1 वाला। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि अगर ये हमारे पास एक शीट है, तो एक एरिया वेक्टर पॉसिबल ये है, एक एरिया वेक्टर पॉसिबल ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है मान लो, तो दोनों के साथ तो एंगल ये 90 बना रही है। तो फिर कौन सा एरिया वेक्टर लें? तो आंसर है कोई भी एक ले लो, क्योंकि जो फाइनल आंसर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने तीन चीजें पढ़ी। पहली चीज पढ़ी कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। दूसरा हमने पढ़ा फॉर क्लोज्ड बॉडीज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तीसरा पढ़ा फॉर ओपन बॉडीज एरिया वेक्टर इज इन दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेयर इट मेक्स स्मॉलर एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाएगा। ठीक है जी। धीरे धीरे एरिया वेक्टर के यूज आप समझेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है चीरना।
फ्लक्स का मतलब होता है आर पार जाना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर एरिया के पार जाना। तो बेटा अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली दो केस से समझाऊंगा मैं इसको। एक है केस फर्स्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई शीट है और इसका एरिया वेक्टर है यहाँ पे। अच्छा, एनसीईआरटी ने एरिया वेक्टर को एस से भी दिखाया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एस से दिखा दो, ए से दिखा दो। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ई अमाउंट की, कितने की, ई अमाउंट की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। क्या होता है, फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। शर्त क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली जाना होगा एरिया वेक्टर से, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ऐसे करने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू में S। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या जरूरी है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही जा रही हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मान लेते हैं ये हमारे पास वो शीट है और इसका एरिया वेक्टर तो ऑब्वियस बात नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे जा रही है, पॉसिबल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो हमें कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। ये ना भूलें कि हमें वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए जो परपेंडिकुलरली जा रही हो। तो E के दो टुकड़े करेंगे अगर हम, तो यहाँ जो टुकड़ा आएगा वो आएगा E cos थीटा और यहाँ जो टुकड़ा आएगा वो आएगा E sin थीटा। तो कौन सा वाला टुकड़ा लेंगे हम, E cos थीटा वाला। क्यों, क्योंकि हमें वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो एरिया से परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E cos थीटा डॉट S। और आई होप आपको पता हो कि जब दो वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ हो और कॉस हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, E डॉट S। क्या बोल देते हैं, E डॉट S या ES cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो प्रैक्टिकली फॉर्मूला हो गया वो हो गया फाई इज इक्वल टू E डॉट S। डॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कॉस है। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फाइनल फॉर्मूला आया है वो, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये तो तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो। ये कब है, जब कोई भी एंगल बना रही हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 90 कोई भी एंगल बना रही हो तो जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला और ये आया है हमारे पास, किसी भी एंगल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो E डॉट S। बात समझ में आती है बेटा। अच्छा, एक बात और, इसकी SI यूनिट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बोलो न्यूटन पर कूलम, और एरिया की बोलो मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई होशियार बच्चा बताए मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? कोई होशियार बच्चा बताए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? सोच के बोलना। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों,
स्केलर क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। वेरी गुड, ये ई डॉट एस से आया है और 11 क्लास में पढ़ा हुआ है। कोई भी चीज़ जो डॉट प्रोडक्ट से आती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिखना चाहूँगा, जिस नोट के पॉइंट से आप सब वाकिफ होंगे। ये फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस है। अगर मुझे छोटा सा फ्लक्स निकालना हो d5, तो मैं क्या करूँगा? ई डॉट डी एस कर दूंगा। यहाँ पे डी एस का मतलब है छोटा सा एरिया और d5 का मतलब है उस छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स। आई होप आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। इसके दो केस हैं। पहला केस हमने एक स्पेशल एंगल में बात की जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर जाना तो ई एस हो जाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जनरल फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई डॉट एस। और हम हमेशा इसी फॉर्मूले के ऊपर, या छोटा सा एरिया के लिए बात करें तो इस फॉर्मूले के ऊपर काम करने वाले हैं। एस आई यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और जब भी कोई चीज़ किसी का डॉट प्रोडक्ट होती है तो वो स्केलर फॉर्म में आती है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलने वाले हैं अब हम, और वो है गॉस थ्योरम। प्लीज़ जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब इस चैप्टर में क्या बेटा, इस चैप्टर में अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, जो कि आप कह सकते हो इस चैप्टर की आखिरी चीज़ भी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की आखिरी चीज़ से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद जो भी हम करेंगे वो इसकी एप्लीकेशंस ही होंगी, और उस टॉपिक का नाम है बेटा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी कहते हैं कई लोग। टॉपिक आ रहा है हमारे पास गॉस थ्योरम, या कह लो गॉस लॉ। पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through an area through a closed area is always 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। स्टेटमेंट पढ़ के बहुत सारे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे सब बच्चे। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड एरिया इज ऑलवेज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स, अभी हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा? हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा ई डॉट एस, यानी ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या छोटा सा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। याद होगा आपको। ये लॉ कहता है कि फ्लक्स निकालने का एक और तरीका भी है, लेकिन फॉर क्लोज्ड बॉडी। फॉर क्लोज्ड बॉडी फ्लक्स निकालने का एक और तरीका भी है, और वो क्या है कि पूरे उस बॉडी ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है इनटू में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली मींस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। या देखो अभी हमने इस थ्योरम को प्रूव नहीं किया है, हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी पहले थ्योरम को समझो तो सही। थ्योरम क्या कहना चाह रही है? पहले प्रूफ थोड़ी कर दोगे, जब तक समझ ही नहीं आएगी थ्योरम तो प्रूफ कैसे करोगे उसका? थ्योरम क्या कह रही है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लोज्ड है। अगर आपको उस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक तरीका तो आपको सिखाया जा चुका है ई डॉट डी एस या ई डॉट एस, लेकिन वो कह रहे हैं एक और तरीका है। क्या? उस पूरे ऑब्जेक्ट ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, उस पूरे ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज है, अपॉन में क्या कर दो आप? एप्सिलॉन नॉट।
आई होप आप सबको एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, ये हम बात कर चुके हैं चैप्टर की फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके हिसाब से? गॉस थ्योरम के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या ये कहना चाहिए कि टोटल फ्लक्स जो है, जो टोटल फ्लक्स है वो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा? 11th क्लास, डी फाई इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा? फाई। और मैं डी फाई की बजाय ई डॉट डी एस लिख सकता हूं, अभी कराया था, अभी अपने पेज पे चेक करना, आपने नोट किया हुआ है। तो क्या फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन कर सकता हूं? और छोटा सा फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में छोटा सा एरिया, और ये पूरा किसके बराबर तो है ही? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। बोलो बेटा, क्या ये कहना सही रहेगा? तो कुल मिला के क्या ये कहना सही है कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी गॉस थ्योरम का एक रूप है, बात तो एक ही है यार, फ्लक्स के रूप में लिखा हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं, टोटल फ्लक्स को मैं छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, ये तो 11 से पता है आपको। अब छोटा सा फ्लक्स अभी थोड़ी देर पहले कराया था यहाँ पे कि छोटा सा फ्लक्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में छोटा सा एरिया, और जो टोटल फ्लक्स है गॉस थ्योरम के हिसाब से Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको इसके इक्वेट कर दिया, इट्स ऑल सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप एक नई बात सीखोगे आज। वो क्या है? नई बात यह है कि जब भी हम किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी हम किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए टोटल इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो है बदल जाता है। हमने आज से पहले जब भी इंटीग्रेशन किया तो वो एक लाइन के लिए किया या एक फ्रॉम 2 to 4 किया, लेकिन यहाँ पे हम एक पूरी की पूरी क्लोज्ड बॉडी का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। एंड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड बॉडी हम इंटीग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा गोला मार देते हैं ऐसे करके। ये गोला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो पूरे के पूरे एक बॉडी के लिए, एक क्लोज्ड बॉडी के लिए क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन कर रहे हो। आई होप आपको मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हो बेटा। ये जो गोला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो फॉर अ क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन कर रहे हो। आई होप आप समझ गए गॉस थ्योरम क्या कहता है। दोबारा से, गॉस थ्योरम कहता है कि फॉर अ क्लोज्ड बॉडी द टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमने फ्लक्स को ही E डॉट डी एस की फॉर्म में लिखा, जो कि मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं आगे गॉस थ्योरम का प्रूफ करवाने जा रहा हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इधर अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज कर लें बेटा प्लीज, और जितने भी नोट्स इसको मिला के जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको एक बारी पढ़ लें, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा आगे आपको क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन वो पढ़ने का तय फायदा जब आपको ये सब समझ में आ गया हो। और एक बार गो थ्रू प्लीज कर लीजिए, ठीक है बेटा जी? ठीक है, शुरू करते हैं आगे। और अब हम लोग कर रहे हैं बेटा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग ये शो करने वाले हैं कि गॉस थ्योरम कहां से आई है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंसिडरेशंस आएंगी कुछ। यहाँ पे हम लोग बेटा एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक स्फेयर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्फेयर। और उस स्फेयर के ऊपर टोटल हम लोग चार्ज ले रहे हैं Q। इस पूरे स्फेयर के ऊपर कितना चार्ज बैठा हुआ है? Q। इसके अंदर ऊपर मिला के इस पूरे का रेडियस कितना? R। और इसके इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस स्फेयर के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया ds। क्या ले लिया? ds, जो कि बाहर की तरफ होगा। क्यों बाहर की तरफ क्यों होगा एरिया वेक्टर? क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। समझ गए बेटा? ये एक स्फेयर है तो ऐसे कितने एरिया वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट। एक स्फेयर में इनफाइनाइट एरिया वेक्टर्स होंगे, है ना बेटा? लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में ये पूरे के लिए एक ही एरिया वेक्टर होगा बिकॉज सबके डायरेक्शन सेम है। तो टोटल क्यूबॉइड के लिए 6 एरिया वेक्टर होते हैं क्योंकि उसके 6 फेस होते हैं। लेकिन एक स्फेयर के लिए कितने एरिया वेक्टर होंगे? इनफाइनाइट। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, अलग 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 ऐसे इनफाइनाइट एरिया वेक्टर्स बनेंगे। लेकिन एक क्यूबॉइड के लिए 6 एरिया वेक्टर्स होते हैं। बात समझें इसको। तो यहाँ पे हमने स्फेयर लिया और एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया ds। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ऐसे ही निकलती है, यानी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी, इधर ही होगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो लेट अस टेक अ स्फेरिकल चार्ज ऑफ रेडियस r and it contains q charge on it. Now E डॉट डी एस, बेटा अगर हम E डॉट डी एस को प्रूफ करते चलें तो कब आप मानोगे कि हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया? कब आप ये मान के चलोगे कि हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया? जब E डॉट डी एस किसके बराबर आ जाए? हाँ, जब E डॉट डी एस बराबर आ जाए Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। समझ रहे हो बेटा? तो E डॉट डी एस किसके बराबर प्रूफ करना है हमें? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, जाओ करते हैं। तो यहाँ पे E डी एस कॉस थीटा लगा दूं क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, ये तो आसान है। तो E डी एस कॉस जीरो क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0। अच्छा, अब E डी एस, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले रहा हूँ और अंदर क्या बच गया? डी एस। सॉरी, मैं यहाँ पे गोला लगाना भूल गया। अब एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में डिराइव कर चुके हैं, याद करें, और वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका चार्ज है Q और रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R। अब मुझे कोई होशियार बच्चा पता है ds 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 करूँगा तो क्या मिलेगा? वेरी गुड। ये ds क्या है? छोटा सा एरिया ऑफ स्फेयर। तो अगर मैं सारा ds ds कर दूंगा तो मुझे पूरा स्फेयर का एरिया मिल जाएगा, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। याद करेंगे k की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और ऊपर 4 पाई बच गया है। 4 पाई से 4 पाई भी गया, क्या आ गया बेटा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने गॉस लॉ को भी क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्या कहता है गॉस लॉ? ये कहता है टोटल फ्लक्स जो है, यानी ये फ्लक्स जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, मेरा ये मानना है कि ये टॉपिक उतना आसान नहीं है जितना आसान ये साउंड करता है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार देखते रहें। कम से कम 2-3 बार इसको देखें, और अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस टॉपिक को अगले क्लास में दोबारा समझा दूंगा। जो वीडियो 10 क्लास में ख़त्म होनी थी, अगर वो 11 में भी हो जाएगी, 12 में भी हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक समझ ही ना आए बेटा तो क्या करना उसका फिर, है ना? इसलिए रिक्वेस्ट है, आपको अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे मैसेज करें, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब हमें अगले क्लास में क्या करना है? हमें गॉस लॉ का ही प्रूफ करना है। मतलब गॉस लॉ तो प्रूफ हो गया, सॉरी, हमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस करनी है। मतलब ये हमारे लाइफ में कहाँ काम आएगा, और इसकी मदद से हम 3 लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक होगा हमारे लिए एक वायर, फिर एक होगी हमारी शीट, और फिर होगा हमारा एक स्फेयर। उसके बाद चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म। फिर एक क्लास में हम इसकी क्या करेंगे मिलके बेटा? NCERT करके इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रहा है। बात समझ में आती है बेटा? जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।